टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में C3 साइकिल कंप्लीट की थी और अब हम C4 पाथवे पढ़ेंगे। मैं सब कुछ लिखाया है, बहुत इजी वे में है, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम C4 पाथवे पढ़ते हैं। C4 पाथवे हमारा सबसे पहले रिपोर्ट कर दिया गया था ग्रामिनी फैमिली में, लेकिन ये व्हीट और राइस में नहीं होता है, ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, इसे शुगर केन, मेज और सोरगम में देखा जाता है। कुछ डाइकोट प्लांट्स में भी इसको देखा जाता है। ठीक है, इसकी जो लीफ एनाटोमी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है। वो क्या होता है, उसमें क्रैंस एनाटोमी होती है, जिसको हम हेलो एनाटोमी के नाम से भी, होलो एनाटोमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट के डाइमॉर्फिज्म होता है। क्लोरोप्लास्ट डाइफॉर्मिज्म का मतलब ये होता है कि दो तरह के क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं इसकी लीफ में। ठीक है, एक होते हैं ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रैनुअल क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है, और जो बंडल सीथ होती है, जो ए ग्रैना होता है वो हमारा बंडल सीथ में पाया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें दिक्कत क्या है, ये इसे C4 पाथवे बोलते क्यों है, और ये ऐसा क्यों होता है कि इसी में ये ऐसा होता है। देखिए फ्रेंड, इसमें जो होती है, मैंने आपको बता दिया, इसमें दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो ग्रैनल है, ग्रैनल वाला हमारा मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, और जो ए ग्रैनल वाला क्लोरोप्लास्ट हमारे बंडल सीथ में पाए जाते हैं। ये हमारी बंडल सीथ है, इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। और इसमें दिक्कत ये है, अगर अगर हमारा RUBP हमारा बंडल सीथ में होता है। ठीक है, तो जहाँ RUBP होगा हमारी कैल्विन साइकिल हमारी वहीं पे चलेगी, क्योंकि कैल्विन साइकिल चलाने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए वो होता है RUBP। तो वो हमारा यहाँ पे है। अब इस चलो ठीक है, हम यहाँ पे छोड़ के डायरेक्ट यहीं पे हम C3 साइकिल चला लेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे CO2 नहीं आता। तो अब प्रॉब्लम ये होगी, CO2 हमारे यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे C3 साइकिल नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे RUBP नहीं है। तो अब हुआ क्या, पहले मैं आपको एक बार लीफ की एनाटॉमी दिखा देती हूँ। ऊपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, बंडल सीथ सेल्स है, और ये मीसोफिल सेल्स है। इतना आपको पता चल गया। ग्रैना, ए ग्रैना के बारे में आपको बताती हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो ग्रैना क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये है कि उसमें ग्रैना पाए जाएंगे। ग्रैना क्या होता है, थैलेकोइड यूनिट्स जो होती हैं। आप ये एक थैलेकोइड यूनिट है, आपस में थैलेकोइड यूनिट ने एक ऐसे चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाए, इस पार्ट को पूरा ग्रैना बोलते हैं। और ए ग्रैना मतलब कि उसमें सिर्फ एक थैलेकोइड होता है, उसमें ग्रैना का स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ एक थैलेकोइड होता है ऐसे। ठीक है, अब ये एक थैलेकोइड है, तो मतलब कि नॉन एप्रेस्ड रीजन है, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, नॉन एप्रेस्ड रीजन नहीं है। नॉन एप्रेस्ड रीजन ये होता है, पानी को रोकने के लिए कुछ समतल जगह चाहिए ना। ऊपर से तो पानी ऐसे ही निकल जाएगा, फोटोलाइसिस वाटर होने के लिए फोटो सिस्टम 2 की जरूरत पड़ेगी। फोटो सिस्टम 2 कहाँ पे होता है, हमारा नॉन एप्रेस्ड रीजन में होता है, ओ सॉरी अप्रेस्ड रीजन में होता है, और ये तो सारा खुला है। ठीक है, लाइट रिएक्शन चलाने के लिए नॉन साइक्लिक आप देख लेना लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब जो मीजोफिल सेल है बंडल सेल में होता क्या, देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे बंडल सीथ तक ले जाएंगे, क्योंकि कैल्विन साइकिल हमारी बंडल सीथ में ही चलेगी। तो मीजोफिल सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आई, उसमें होता है एक हमारा फोस्फोइनोल पायोरेट, ये हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मीसोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है, तो यहाँ से आया हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मीसोफिल सेल्स में होता है एक सबस्ट्रेट जिसे बोलते हैं फोस्फोइनोल पायोरेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब ये 3 कार्बन कंपाउंड और एक कार्बन, ये दोनों मिलके जब हमारा PEP कार्बोक्सिलेज इसमें एंजाइम होता है, उसे साथ में जब इनकी रिएक्शन होती है, तो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड का बनता है ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड बनेगा हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड हमारा जब हमारा 2 कार्बन कंपाउंड 2 प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड जो होता है 4 कार्बन कंपाउंड, ये हमारा किस में जा सकता है, बंडल सीथ में जाने के लिए रेडी रहता है, ये हमारा ट्रांसफ़र कर सकता है बंडल सीथ में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा सकती है, लेकिन वो क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड ने अपने आप को किस में चेंज करा, PEP की हेल्प से 4 कार्बन कंपाउंड में बना, और उससे फिर मैलिक एसिड में चेंज हुआ। मैलिक एसिड अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसमें, बंडल सीथ सेल में। बंडल सीथ सेल में अब ये 4 कार्बन कंपाउंड है, बंडल सीथ सेल में जाकर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। देखो, कैल्विन साइकिल में हमने कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था। कार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़। ठीक है, ये भी एक तरह का कार्बोक्सिलेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हमारा कार्बोक्सिलेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम रिलीज करते हैं तब हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो हमारा जब मैलिक एसिड को में से जब मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और वो किस में चेंज हो जाएगा, पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा,
पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब ये क्या डीकार्बोक्सिलेशन, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो हमारे किस में यूज़ हो जाएगी, आरयूबीपी। मैंने बताया था बंडल सीथ में आरयूबीपी होता है, आरयूबीपी इससे मिलके फिर हमारी C3 साइकिल चला लेगा। C3 साइकिल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही है C3 साइकिल कैसे होती है, तो वो हमारी यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे फूड भी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई इसको, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो मिलनी थी मेन। अब क्या होता है, पारुविक एसिड दोबारा से हमारा वापस से चला जाएगा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में जाके यहाँ पे हमारा दो एटीपी यूज होंगे। देखो यहाँ पे मोनोफॉस्फेट लिखा मैंने, एटीपी ट्राइफॉस्फेट से एटीपी मोनोफॉस्फेट, मतलब कि 2 एटीपी का यूज करके हमारा पायरुवेट दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड में, ये भी 3 था, ये भी 3 था, लेकिन 2 एटीपी की जरूरत पड़ी हमें दोबारा से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इसको कन्वर्ट करने की। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है 2 तरह के होते हैं, ग्रैनम ए ग्रैना। जो ग्रैना वाला होता है मेसोफिल में होता है, बंडल सीथ में हमारा ए ग्रैना होता है। बंडल सीथ में हमारा आरयूबीपी पाया जाता है, वहीं पे हमारी केल्विन साइकिल चलेगी, लेकिन गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि जो बंडल सीथ है उसमें हार्ड सेल्स लगी रहती हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जाएगा, एज अ मैलिक एसिड की फॉर्म में जाएगा। मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, 1 कार्बन रिलीज हो जाएगा, 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। क्योंकि वो 4 कार्बन का कंपाउंड था, 1 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे चला गया कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट में, और 3 कार्बन का कंपाउंड पारुविक एसिड बन गया। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला कंपाउंड क्या बनता है, ऑक्सोलिक एसिड बनता है। ए ग्राना किस में पाए जाते हैं, ग्रैनुल किस में पाए जाते हैं, और इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है, किसका कार्बोक्सिलेशन होता है, मैलिक एसिड का होता है। केल्विन साइकिल कहाँ चलती है, बंडल सीथ में चलती है। और इसमें जो किसका रिजनरेशन होता है, किसका पीईपी का दोबारा से रिजनरेशन होता है, कितने एटीपी की जरूरत पड़ी बताओ अब मुझे इस साइकिल को चलाने के लिए। केल्विन साइकिल में तो जो एटीपी लगे सो लगे, लेकिन 2 एटीपी हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गए। अब आप देखिएगा कि हमारे जो केल्विन साइकिल में हमारे टोटल कितने लगते हैं, केल्विन साइकिल में 9 एटीपी लग रहे थे ना। एक बार साइकिल चलाने के लिए, 2 बार साइकिल चलाएंगे तो हमारे 18 एटीपी लग रहे थे, और देखो यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, यही डिफरेंस है C3 साइकिल और C4 साइकिल में। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ मीसोफिल सेल में हमारा क्या होता है। मीसोफिल सेल में हमारा पीईपी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हुआ यहाँ पे, और बंडल सीथ में हमारा आरयूबी जो एंजाइम होता है, आरयूबीपी सबस्ट्रेट, और रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो हमारा बंडल सीथ सेल में होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं C3 प्लांट्स में क्या होता है। C3 प्लांट्स में जो रुबिस्को प्रेजेंट होता है किसमें, मीसोफिल सेल में, किसमें होता है। यही डिफरेंस है C4 प्लांट और C3 प्लांट में। जो C3 प्लांट है उसमें मिसोफिल सेल, रूबिस्को हमारा मिसोफिल सेल में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे C4 प्लांट्स में हमारा रूबिस्को कहाँ पाया जाता है, बंडल सीथ सेल में, C4 प्लांट्स में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, C3 प्लांट्स में क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH2 लग रहा है। साइकिल दिखाने के लिए C3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रहे थे, लेकिन हम इजी वे में करने के लिए एक कार्बन के लिए हमें कितना लग रहा है, 3 ATP 2 NADPH2। इसको आप लर्न ही कर लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद एक ग्लूकोज के लिए हमारे 18 ATP और 12 NADPH लग रहा है, क्योंकि 1 कार्बन के लिए इतना लग रहा है तो 6 कार्बन के लिए कितना लगेगा, ये 6 कार्बन का होता है ना, 6 कार्बन का होता है तो 6 कार्बन के लिए इतना लगा। अब C4 प्लांट्स में देखो, मीजोफिल सेल में भी, बंडल सीथ सेल में तो हमारा केल्विन साइकिल चली रही है, उसमें तो 3 एटीपी सेम ऐसे ही लगेगा, 3 एटीपी 2 NADPH2। तो टोटल हमारे कितने हो गए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे कितने हो गए, 5 एटीपी, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 5 एटीपी और 2 NADPH2 का यूज हो रहा है। और इसका मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए हमारे कितने एटीपी का यूज हो रहा है, 30 एटीपी और 12 NADPH2 का यूज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, NADP। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। C2 उसमें हम फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल और कैम साइकिल दोनों पढ़ेंगे, और जितना भी पोर्शन बचेगा फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो फुल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक दिन में एक साइकिल पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर 2 को पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टेप टू बायोलिस्ट। थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम चैनल पे अपने पे डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वैसे तो मैं बहुत इजी और बहुत आराम से पढ़ाती हूँ, आप साथ में भी नोट्स बना सकते हैं, और लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।